आपका स्वागत है। और आज जो हम कहानी देख रहे हैं उसका शीर्षक है राजा निर्बंसिया। यह राजा निर्बंसिया का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में हमने इसका 1/3 हिस्सा देख लिया है। हो सकता है कि इसी भाग में समाप्त हो जाए और नहीं हुआ तो एक अगला भाग और होगा। तो आइए वाचन करते हैं कहानी राजा निर्बंसिया का। लेखक कमलेश्वर। चंदा ने प्रश्न भरी नज़रें उसकी ओर उठा दी। यहाँ तक हमने देखा था याद दिलाने, कहीं आप भूल ना गए हों। तो चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से और उसकी ओर बढ़ा दिया। रिवाइज कर रहे हैं ये पिछला, ताकि आपको कहानी थोड़ा सा याद आ जाए। जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए, मतलब पूरा देखा शरीर, और अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया और कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। यहाँ तक हमने देखा था, अब सुनो के आगे। अच्छा सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी कि अच्छा क्या कर रहा है, क्या सुनने के लिए कर रहा है। उनमें झांकते हुए, अपने हाथ उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। अच्छा। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवा खाने की ओर। एक तरह से अंदर से तो चंदा को भी देने का मन नहीं कर रहा था, किसी को भी नहीं करेगा। कालिक बुरी तरह बढ़ गई। सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगतपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। उसको इसके ऊपर जो हमने कहा उसको आप समझिए, कल्पनाओं में समझिए, आगे आपको और समझ में मिलेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे। उनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरहिता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक भी थी। रानी मंत्री के साथ जब निराश लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, अब यह उस कहानी से भी जुड़ गई। कभी यह कहानी लेखक को याद आती है, कभी वह माँ राजा निर्वंशी आ गई, कभी यह उसके दोस्त की याद आती है, दोस्त की कहानी की। पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में, मतलब एकदम चाह तलन दूसरे के प्रेम में, दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती थी कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ता जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। मैनपुरी इटावा मुलायम सिंह का पैतृक स्थल वहीं पे है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगतपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। ठीक है, अब यहाँ से कहानी आपकी जो असली है जगतपति बच्चन सिंह चंदा की शुरू होती है। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया और वो परसों यहाँ से चला जाएगा। जगतपति ने सुना तो उसे भला ही लगा कि चलो अच्छा है, ठीक है, चला जाएगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बिध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार के लक्षण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह काँप कर मिटने लगे। मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगतपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आए। जगतपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी, मतलब रात हो चली थी। और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता है।
पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झाँक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूधी गले के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। जब जगतपति घर का दरवाज़ा खड़खा जगपति के दरवाजे का जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशी अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है। कुलमा पतोहू को कहा होगा। यह शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरूठे में घुसते ही जगतपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तिल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। रुक गया ऐसे कहते कहते, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। न तेल न, कहते कहते जगतपति एकदम चुप रह गया। चंदा को लगा कि आज पहली बार जगतपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी। यानी वही कहने जा रहा था, तुमसे कुछ ना होगा। इतना एक ढंग का न तेल है न तो कोई बच्चा पैदा कर सकती। उनके संतान नहीं था। राजा निर्बंसिया की कहानी इन्हीं से जुड़ी जा रही। राजा निर्बंसिया को भी बच्चा नहीं था, इन्हें भी नहीं है, जगतपति और चंदा को, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगतपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई। पर जगतपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता जा रहा है, बिंदु सा लग रहा है। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ, जिनमें से बार बार झाँक कर देखता और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है और वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराहों में कुछ फूट पड़ने के व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम, बर्बर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार के चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बज जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगतपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पायन से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गुजरा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगतपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल ही के जन्मे बच्चे के गभुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदु का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय फूल कर पंखुरू से बदले बदले उठ उन पर पड़ी अछूती रेखाएं, जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकला, बच्ची। डरते डरते उसकी बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और अंगुली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक मतलब गोद में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सीमा पर भर लेना चाहा। कोई कठोर चीज उसकी अंगुलियों से टकरा गई। वह जैसे होश में आया।
वो कल्पना में था। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। याद कीजिएगा कहानी, चंदा ने कहा था कि हमने कड़ा दे बेच दिया, उसके बदले दवाई लिया है जब जगतपति बीमार था तब। लेकिन अब कड़ा तो उसके पास ही था, तो संदेह होना आम बात है। ये कड़ी तो चंदा बेचकर इसका इलाज कर रही थी। ये सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बहसी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा सा नैत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसी खाट के कोने पर रख दिया और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़ी आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगतपति का दिल भारी हो गया। उसके मन में ऐसा प्रश्न उठने लगे। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगतपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छोड़ चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज़ यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? एक तो बच्चा नहीं, दूसरा कड़ा मांग लेगा। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह लज्जा को स्वयं ही उधार कर इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, क्योंकि झूठ बोला था चंदा ने ना। कैसे वह उस लज्जा को स्वयं को उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बदवा कर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते हैं और सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसों की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बदवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उसकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सासा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं कि जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सकें। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगतपति असमंजस में पड़ गया। वे एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रहे थे। अपने कंपाउंडर साहब आए थे। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन। कहता जगतपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थितियाँ उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगतपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगतपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा का जगतपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी।
जगतपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गए। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उसके फ़ायदे उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगतपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। अच्छा, जगतपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। अच्छा, बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा, जाड़े में कांप नहीं रहा, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है कुछ खाने होने के लिए, और वह सोचता है कि यह कुछ क्या है, सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम। हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, और अच्छा हो या सुरक्षा, शोषण हो या फिर पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए। यह सोचता रहा जगतपति। करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानते हैं, और काम ही जिसकी आस है। सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगतपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया। गांठें एक और रखी गई। चैलों का चट्ठा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है और 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय काम काम काम। दिन और रात के बाकी घंटे उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़कता हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल में बांधने को लगती। उसे लगता है एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गड्ढेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती। बाहर ही नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुतली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच के एक रस खरखराती आवाज़ कानों में भरती रहती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैयार रहता, और सुअर की कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौदते दोपहर सिमटती और शाम के धुंध छाने लगती। तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगतपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता।
एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगतपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती, यानी खाना पीना थोड़ा लेट हो जाता तो चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। तो आज का दूसरा अंक इतना ही। इसके आगे देखेंगे राजा निर्बंसिया की कहानी। यह भाग 2 था, राजा निर्बंसिया। अब तीसरे भाग के साथ मिलेंगे। यह भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।